नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पे। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। देश के बाहर हूं। जो मैंने आखिरी वीडियो किया था उसमें आपको बताया भी था कि मैं बाहर छुट्टी पर जा रहा हूं और यहां से लगातार वीडियोस करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। घटनाएं मैं लगातार देख रहा हूं, मौका तलाश रहा था कि कहीं जगह मिले और वक्त मिले। यहाँ 4 घंटे 5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है तो मैं वीडियो करूं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, मेल किया, इंस्टा तक पर लिखा। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस शिद्दत से इंतजार करते हैं वीडियोस का। लेकिन कई बार मजबूरी होती है, आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं। गजा में जो कुछ चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको आप सिर्फ इस बात से नहीं समझ सकते कि सीज फायर उल्लंघन की बात हुई और पहले रफा में 2 इजराइल के सैनिक मारे गए, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया और अटैक करके गजा के अंदर 40 के करीब बच्चों को मार दिया। इसके अलावा भी तकरीबन 100 लोगों को मार दिया। ये तो वो घटना है जो आप सब लोगों को पता है। असल में गजा में क्या चल रहा है उसको समझना बेहद जरूरी है और उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ट्रंप के नजरिए से समझिए। ट्रंप ने गजा में सीज फायर करवाया है, ये एक फैक्ट है, इससे हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन सीज फायर के बाद चीजें कैसे चलेंगी ये तय करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर इसराइल का अखबार जो वाईटी न्यूज आता है उसको आप देखेंगे तो उसने खबर दी है जो गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी थी, यानी जो एक फौज बननी थी जो गजा के अंदर सिक्योरिटी का सारा कुछ देखे, उसको लेकर मामला ऐसा लगता है काफी उलझ गया है। शुरू में यह तय हुआ था कि अरब मुल्क जो है वो सारे मिलकर इस स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाएंगे और जिसमें अमेरिका और बर्तानिया की भी फौजें होंगी। अब अरब मुल्क कौन से? सऊदी अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया। ये खास तौर पर 3 मुल्क थे और इसके अलावा भी कुछ मुल्कों से होना था। टर्की ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया था, तुर्की ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था कि हमारी आर्मी भी वहां पर होगी। पहला पेंच वहां फंसा जहां इसराइल ने टर्की की आर्मी वहां होगी इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, टर्की की आर्मी वहां पर नहीं होगी, वहां सिर्फ वही आर्मीज होंगी जिनको हम पसंद करेंगे। अब मतलब गजा के अंदर आर्मी कौन सी होगी ये भी इसराइल तय करना चाहता है। ये नंबर 1 पॉइंट समझिए। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे अरब मुल्क जो पहले तैयार थे स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी आर्मी भेजने के लिए, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भाई अगर इसराइल के अंडर में काम करना है तो हम नहीं करेंगे। अगर इसराइल के हिसाब से सब कुछ तय होना है तो हम नहीं करेंगे। दूसरा, जो इसराइल का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी भी तरीके से सीज फायर को तोड़ता है। अब जो अभी हाल में इंसिडेंट हुआ, रफा वाला जो इंसिडेंट हुआ, रफा में आईडीएफ के 2 लोग मारे गए। हमास का यह कहना है, हमास ने बाकायदा अपना एक बयान जारी किया था जिसको बराक डेविड ने कोट किया है और हमास का यह कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। जो आईडीएफ के लोग मारे गए उनको किसी और लड़ाके ने मारा था या किसी और ग्रुप ने मारा था। हमने आईडीएफ के ऊपर कोई हमला नहीं किया। हम सीज फायर को बिल्कुल कायदे से निभा रहे हैं। हमें जो लाशें वापस करनी है उन लाशों की हम तलाश कर रहे हैं, ये हमास का कहना था। और इसके पहले यह हुआ था कि इजिप्ट से कुछ ऑपरेटर्स अंदर आने की इजाजत मिली थी जो रबल हटाकर, खंडहर को हटाकर लाशों की तलाश कर सके। लेकिन इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने सारी जिम्मेदारी हमास के ऊपर डाल दी और उसके बाद दोबारा से सीज फायर तोड़ के रफा इलाके में हमास के ठिकाने कहकर घरों पर हमला किया। और मैंने आपको बताया कि 36 बच्चे, 40 के करीब बच्चे और टोटल 100 लोगों को मार दिया। अब जाहिर है ये पूरे 100 लोग तो कतई हमास के नहीं रहे होंगे। इनमें जब बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, तो वो तो हमास में नहीं हो सकते। अब ये अलग से मैं क्यों आपको बता रहा हूं। अरब मुल्क जानते हैं कि वहां अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स बन भी जाती है और वहां हथियार लेकर वो उतर भी जाती है तो उनको दुधारी तलवार पर चलना पड़ेगा। एक तरफ हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, यानी लोकल फलस्तीनियों से लड़ना है, क्योंकि हमास यूं तो खत्म हो नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जब भी कुछ छोटा सा होगा, इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला करना चाहेगा और उसको भी झेलना पड़ेगा। तो ये दुधारी तलवार पर चलना अरब मुल्कों के लिए एक खतरनाक सौदा हो सकता है। इसीलिए वो ट्रंप के स्टेबलाइजेशन फोर्स से पीछे हट रहे हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसराइल वहां पर चाहता ही नहीं है कि किसी तरह का सीज फायर लंबा लागू रहे। ट्रंप के प्रेशर में भले वो सीज फायर को निभा रहा है, लेकिन
वो चाहता नहीं है वहां सीज फायर हो। उसके भी कई सारे कारण हैं, आप जानते हैं। जैसे कल की आप घटना ले लीजिए, ये जब सीज फायर का उल्लंघन करके इजराइल ने अटैक किया है रफा के ऊपर, उस दिन उसको कोर्ट में पेश होना था। उसके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, अरबों का केस चल रहा है। तो उसके वकील ने कहा कि सिक्योरिटी कंडीशन आ गई है, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे, और आराम से टल गया कोर्ट में उसका जाना। तो उसकी अपनी कुर्सी खतरे में है, एक फैसला कोर्ट का उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो जंग में लगातार उलझे रहना चाहता है और उलझाए रहना चाहता है। अरब मुल्क इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए अपनी आर्मी भेजकर खुद कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। इस बात को गौर से समझिए। अब ट्रंप जब आसियान में गया है, तो आसियान में जाकर वो क्या कर रहा है? वहां एशियन जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान से कह सकता है, बांग्लादेश से कह सकता है, हो सकता है मोदी से तो बात हुई नहीं है, लेकिन वो इंडिया से भी कहे कि आप अपनी आर्मी भेजिए वहां स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने के लिए। इन आर्मीज के भरोसे कुछ नहीं होना है, जिनको ना लोकल भाषा आती है, न लोकल कल्चर के बारे में जानते हैं, न हिब्रू आती है, न अरेबिक आती है, न पर्शियन आती है। ये आर्मीज भेजने से तो अच्छा होता कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती। लेकिन ना तो नेतन्याहू चाहता है यूएन को इन्वॉल्व करना, और ना ही ट्रंप चाहता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि यूएन के अंदर उनकी इज्जत कितनी कम हो चुकी है। एक एग्जांपल देता हूं। क्यूबा के ऊपर लंबे टाइम से सैंक्शन लगे हुए हैं। कल यूएन के जनरल काउंसिल में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में इसी बात पर वोटिंग होनी थी कि क्यूबा से जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो हटाने हैं कि नहीं हटाने। आप सोचिए, अमेरिका और इसराइल के अलावा सिर्फ 5 छोटे मोटे मुल्कों ने ये बात कही कि सैंक्शन जारी रखना चाहिए। सारी दुनिया के मुल्क, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, सारे मुल्कों ने एक स्वर में कहा कि क्यूबा से सैंक्शन हटाए जाने चाहिए। आप याद कीजिए, गजा के मुद्दे पर भी यही हुआ था। ये सिर्फ 5-7 रह गए थे, इसके अलावा सारे मुल्क जो है वो गजा में सीज फायर के पक्ष में थे। इसका मतलब क्या है कि यूएन के अंदर अब अमेरिका के साथ यूरोप के मुल्क भी आंख मूंद के खड़े नहीं हो रहे हैं, वो जानता है। इसलिए वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजना चाहता है। वो ऐसी पीस कीपिंग फोर्स चाहता है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल हो। पहले उसने सोचा कि अरब मुल्कों की पीस कीपिंग फोर्स चली जाएगी। अब जब अरब मुल्क मना कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अंदर अंदर ये शर्त रख रहे हो कि इसराइल को पूरी तरह से कहा जाए कि वो किसी भी तरह की नई जंग नहीं शुरू करेगा, जिसके लिए ट्रंप जानता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं रोक सकता। इस बार भी जब इसराइल ने अटैक किया, तो ट्रंप ने क्या कहा कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है, और सीज फायर नहीं टूटा है। 100 लोग मार दिए गए, उधर 2 सैनिक मार दिए गए, लेकिन सीज फायर नहीं टूटा है। तो कहां का सीज फायर है भाई? जब कभी भी कोई बहाना निकालकर गजा के ऊपर अटैक हो ही जाना है, तो कोई मुझे समझाए कि कौन सा सीज फायर चल रहा है। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक तरफ कहते हैं कि इजराइल की जेलों में औरतों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये दुनिया को पता नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि उन जेलों में बहुत खराब व्यवहार हो रहा है। ये बात तो हम बरसों से कह रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद के लगातार के अपने वीडियोस में मैंने कहा है कि हमेशा बात हो रही है अगवा किए हुए इजरायलियों की, लेकिन जिन फलस्तीनियों को अगवा किया गया है, जिन फलस्तीनियों के साथ वहां की जेलों में बुरा व्यवहार हो रहा है। आप सोचिए, बरगोटी के बारे में मैंने बताया था, 20-22 साल से वो जेल में है। कितने ही लोग हैं जिनको बचपन में 14 साल, 15 साल, 12 साल की उम्र में उठाया गया, और 15-15, 20-20 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं, उनकी पूरी जवानी जेल में चली गई। कितने ऐसे कस्से आए कि जेल में कैदियों के साथ केवल दुर्व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। मारा जाता है, पीटा जाता है, कन्फाइन किया जाता है, और सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा सेक्सुअल हरासमेंट का, उनको कोई सजा नहीं हुई। इजराइल की जनता उनके साथ खड़ी हो गई। कतर के प्राइम मिनिस्टर साहब अब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, यानी कहना चाहते हैं कि इजराइल ने अगर पलट के अटैक किया तो कोई गलत नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है। इन चीजों का मतलब ये होता है कि दुनिया भर के प्रेशर से आपने सीज फायर करवा तो दिया, लेकिन अब उसको कंटिन्यू करने में, उसको लगातार जारी रखने में, वहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन देने में जिससे दोनों पक्ष ठीक से रह सके, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ट्रंप की जो इस्लामोफोबिया है, और ट्रंप के समर्थकों की इस्लामोफोबिया है, वो तो बहुत जग जाहिर है। एग्जाम्पल लीजिए ममदानी का। ममदानी इलेक्शन लड़ रहे हैं न्यूयॉर्क के मेयर का, और मतलब यहां तक ट्रंप ने कह दिया कि अगर ममदानी जीत जाते हैं तो हम जो सेंटर से पैसा मिलता है वो पैसा देना बंद कर देंगे।
दुनिया भर की मुसीबतें सुलझाने के लिए निकले हुए हैं ट्रंप, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर शटडाउन है, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं, राशन के जो कार्ड मिलते हैं वो कार्ड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए इन सब के बावजूद ममदानी जो है इलेक्शन वोटिंग हो चुकी है वहां पर, और उम्मीद की जा रही है 96% चांस, कहना यह है कि 96 यानी 100 में से 96% उम्मीद यह है कि जोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के नए मेयर बनेंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ट्रंप तो अपने देश के अंदर भी जो गुंडई चलाना चाहते हैं वो नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, गजा के अंदर जरूर अपनी गुंडई चलाना चाहते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो इजराइल ने हमला किया है, उसको इकलौते इंसिडेंट की तरह मत देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इजराइल की आदत में शामिल है। मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी दोहराना चाहूंगा। लेबनान में आप देखिए सीज फायर हुआ, और लेबनान के सीज फायर के बाद हमला कौन कर रहा है? लगातार लगातार इजराइल हमला कर रहा है। हर तीसरे चौथे दिन आपको खबर मिल जाएगी कि साउथ लेबनान में बम गिर गया, किसी गाड़ी को उड़ा दिया गया, किसी घर को उड़ा दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया। इतिहास में चलना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, ओस्लो एकार्ड के बारे में बात कर लीजिए। ओस्लो में जहां हूं, आसपास ही हूं, ओस्लो में एकार्ड हुआ था बाकायदा। दोनों तरफ के लोग, यासर अराफात साहब थे, यहाँ के थे, राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दुनिया भर की फोटो खींची गई, नोबेल प्राइज बट गया, सब हो गया। लेकिन ओस्लो एकार्ड को तोड़ा किसने? इजराइल ने तोड़ा। वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की प्लानिंग कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। तो इजराइल जो वहां पर है, मिडिल ईस्ट में इजराइल है, वो मिडिल ईस्ट के सभी तनावों के जड़ में है। जितने वहां पर, जितनी जंग चलेंगी या जितना भी वहां पर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव जो कुछ हो रहा है, उन सब की वजह इजराइल है, और ये बात सब जानते हैं। ये बात ट्रंप भी जानता है, ये बात यूरोप भी जानता है, और मिडिल ईस्ट के नेशंस तो जानते ही हैं। लेकिन न जाने अमेरिका की कौन सी कमजोर नस दबी हुई है कि वो इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने से हमेशा भागता है। अब जैसे इस बार मान लीजिए रफा में उसके 2 सैनिक मारे गए, आप जांच कर लेते कि हमास के लोगों ने ही मारा या दूसरे लड़ाकों ने मारा। अगर हमास ने मारा होता तो ठीक है, आप उसके हिसाब से फैसला लेते, और अगर हमास के लोगों की जगह किसी और लड़ाके ने मारा होता तो फिर कुछ अलग फैसला होता। क्योंकि गजा के अंदर स्थिति बहुत खराब है। गजा के अंदर तमाम ऐसे ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो इजराइल के साथ मिलकर काम करते हैं, ये बात हम जानते हैं। हमास के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, हमास के लोगों को मारने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे तमाम सारे ग्रुप हैं। अब ऐसे में अगर इजराइल के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी ऐसे ही किसी ग्रुप से टकराहट हुई हो, कोई और ग्रुप हो, तो उसके बदले 100 लोगों को मार देने का क्या मतलब है? आपने हमास पे हमला नहीं किया, आपने बेसिकली गजा में हमला किया और 100 लोगों को मार दिया, जिसमें 36 बच्चे थे। आप जब ट्रक रोकते हो, आप जब फूड का ट्रक रोकते हो, खाने का ट्रक रोकते हो, आप तो आप हमास के साथ कुछ नहीं कर रहे। आप दरअसल गजा में जो आम लोग रह रहे हैं, गजा का जो आम शहरी है, उसकी रोटी बंद कराने की कोशिश कर रहे हो, जो अपने आप में आप जानते हो वार क्राइम है, और ये सारी दुनिया जानती है। और जानने के बावजूद अगर ये होने दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सबकी मिली-जुली है। फ्रांचेस्का एल्बनीज़ ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है, और उसमें 60 मुल्कों का नाम लिया है, जिन्होंने इज़राइल का साथ दिया था, और दे ही रहे हैं सब साथ। आप देखिए कनाडा का, देखिए आप, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो भी कह रहे हों, लेकिन कनाडा में ग्रुप्स हैं, जो बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के जो सेटलर्स हैं, जो वेस्ट बैंक पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, और हर तरह से आईडीएफ को फंडिंग कर रहे हैं। आईडीएफ के जो सैनिक हैं वो केवल इजराइल के तो हैं नहीं, तमाम यहूदी जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो गए आईडीएफ की सेना में भर्ती हुए, और जाकर गजा के अंदर नरसंहार किया। गजा में जैसे पैसे लूटे गए, बाकी सारी चीजें लूटी गई, उन सब की तस्वीरें और वीडियोस आप देख चुके हैं। तो सीज फायर से वो सारा पाप तो खत्म नहीं हो गया, लेकिन उस पर कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। सारी बात हमास को डिसआर्म करना है, हमास को कर दो भाई, कर सकते हो तो कर दो। कभी ट्रंप ये कहते हैं कि उनको हमने कहा है कि आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखो, प्रोसेस में हटाया जाएगा। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे कीमत तो गजा के लोग चुका रहे हैं, और कीमत असल में ह्यूमैनिटी चुका रही है, मानवता चुका रही है, इंसानियत चुका रही है। लंबी बात घंटों की जा सकती है, लेकिन मैं लंबी बात करने की जगह वही बात जो मैं लगातार करता हूं, वो बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। और वो बात ये है कि आप बातें कितनी भी कर लीजिए, ज्ञान कितना भी दे लीजिए, लहू जितना भी बहा लीजिए आप, लेकिन जब तक आप फलस्तीन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे, जब तक फलस्तीन के अंदर
पीस एस्टेब्लिश करने के लिए आप टू स्टेट सोल्यूशन नहीं देंगे, तब तक किसी ना किसी बहाने वहां पर इस तरह की चीजें लगातार होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार जब भी फुर्सत मिलेगी, जो अपडेट्स होंगी मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिनों तक लगातार वीडियोस बना पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।